हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी बी का लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें हम दोनों बुकों का करेंगे, स्पर्श का और संचय का पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इसमें करने वाले, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में अगर आपको पत्र लेखन करना है और विज्ञापन लेखन करना है तो आप वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हो, क्योंकि हमने उसमें कंप्लीटली डिस्कस करा है। तो आप वो वाली वीडियोज़ एक बार ज़रूर से देखिएगा ताकि आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और इसके बाद में मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको अच्छे से हर एक आंसर को लिखना आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का एम ये नहीं कि बस आपको 5-7 क्वेश्चन बता दिए और फिर उसके बाद में चलते बना, नहीं। इस वीडियो का एम ये है कि आपको आंसर राइटिंग बताऊं कि जिस तरीके से आप एग्जाम के अंदर लिख के आओ तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हों। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा सिलेबस है, अगर मान लो कि कंप्लीट नहीं है, हमें रिवीजन किस तरीके से करना है। देखो, रिवीजन करना हिंदी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिवीजन किस तरीके से करेंगे, अब सबसे पहले मैं पार्ट करता हूं कि जो हमारी स्पर्श बुक है उसमें पद वाला, मतलब कि पद वाला जो पार्ट है उसको किस तरीके से रिवाइज करेंगे। ध्यान से सुनना, पद वाला जो पार्ट है उसको रिवाइज करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा। वो तरीका ये है कि हमें उसकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें हर एक जो पद है उसका हमें पूरी व्याख्या पढ़नी है। मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन होता है हर एक स्टेंजा का, वो आपको एक्सप्लेनेशन एक बार ध्यान से सभी का पढ़ लेना है। देन फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना है। जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस तो कर ही लेना, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो उसके उतने क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। देन फिर उसके बाद में अगर बात करें गद्य खंड की, तो जो गद्य खंड है वो थोड़ा बड़ा है। तो अब गद्य खंड में आपको चैप्टर की कहानी पता है, अगर कहानी नहीं पता तो उसकी एक बार कहानी जरूर से अपनी एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना, कहानी उसकी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपको कहानी हो जाए, देन फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उसके देखने क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रीड करो, क्योंकि वहाँ से आपको आंसर का लिखने का पता लगेगा। मेनली आपको आता सब कुछ है, बस उसको लिखना किस तरीके से वो आ जाए तो आप डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। अब देखो, राइटिंग सेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक सेक्शन है। ये 20 मार्क्स का आएगा और इसमें 3 से 4 चीज़ें आएंगी जो कि आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि अगर बात करें पत्र लेखन, तो पत्र लेखन के अंदर आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आने चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे कि जो सिलेबस में, अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ अनौपचारिक आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद में विज्ञापन लेखन हो गया, और फिर इसी तरीके से आप लोगों के जैसे कि जितने भी टाइप के राइटिंग में है वो सब आपको एटलीस्ट कम से कम, ध्यान से सुनो, जो राइटिंग वाला पार्ट है इसमें कम से कम, ज़्यादा नहीं ना, 4 से 5 आप लोगों को लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। अनुच्छेद 4 से 5 लिख लो, पत्र 4 से 5 लिख लो, और फिर उसके बाद में विज्ञापन 4 से 5 लिख लो। ये तो लिख करके प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम 10 से 15 जो है ना उनको एक बार रीड आउट कर लो, ताकि वहां से क्या पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि आपको किस तरीके से लिखना है एग्जाम में। अगर आपको जब ये आ जाए ना कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो राइटिंग सेक्शन को इस तरीके से कवर करना है और डेफिनेटली बहुत ही आसान है इसमें स्कोर करना। हिंदी वही तो है जो अभी हम बात कर रहे हैं। हम किस में बात कर रहे हैं, हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं। अब हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने में कौन सी बड़ी बात है जो हम ऐसे बात करें, यही जाकर के हम एग्जाम में लिखाएंगे और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा मत सोचा करो कि हमारे नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, तुम्हारे आएंगे, ठीक है, पक्की बात है। और पेपर हर बार की तरह इस बार भी ईजी होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे कि लास्ट मिनट रिवीजन वगैरह सब देख लेना। और आप लोगों को पता ही है कि हम अच्छे तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब टाइम बहुत कम है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैथिली शरण गुप्त ने उदार व्यक्ति के क्या क्या लक्षण बताए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अब इसमें हम सिंपल से उसके बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि मनुष्यता कवि में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उदार व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है। तो आप लोगों को ये वाली जो लाइन है ये एक एडिशनल लाइन होती है हिंदी के अंदर। ये सबसे अच्छा फायदा होता है कि एक लाइन हम एक्स्ट्रा से कुछ भी जोड़ सकते हैं, चाहे से कुछ भी पूछा हो वो हम इसमें जोड़ सकते हैं। उसका नाम लिख करके, उस कविता का नाम लिख करके हम इस तरीके से उसे जोड़ सकते हैं। कहा है कि जो उदार व्यक्ति को प्रत्येक कार्य परोपकार के उद्देश्य से करता है, वह संपूर्ण विश्व को अपनत्व का भाव जगाता है, वह अपने आप को विश्व का एक अभिन्न अंग बना देता है, और उदार व्यक्ति की कृति चारों ओर फैलती है और स्वयं धरती भी उसके प्रति कृतार्थ भाव मानती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में वास्तव में जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना तन मन धन अर्थात सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, वही उदार या फिर
सहृदय कहलाते हैं। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है कि हमारे पास में मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर के चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इसके क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं। मनुष्यता कवि में ये वाली लाइन फिर से रिपीट हो जाएगी। इतनी बड़ी आपको सिंपल सी लाइन लिखनी आनी चाहिए, इससे आंसर थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा और आपने किया भी कुछ भी नहीं, बस स्मार्टली इसमें क्या करा, स्मार्टली प्रे किया। फिर इसके बाद में आता है क्योंकि इससे आपस में मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर के चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधाओं पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में और एक का हित नहीं होता। फिर उसके बाद में एक निहित होता है और फिर उसके बाद में आपस में एक दूसरे को सहारा बना करके आगे बढ़ने से प्रेम सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रु एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्यता का बल मिलता है। फिर इसके बाद में कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे के साथ देंगे तो हमें प्रगति के पथ पर अग्रस्त हो सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर मनुष्यता कवि में मतलब मनुष्यता कविता में कवि ने हमें परोपकार के लिए कैसे प्रेरित किया है। तो यहाँ पर इसमें प्रेरित करने के लिए इन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए, जैसे कि महावीर करण हो गए, राजा रणजीत देव हो गए, फिर उसके बाद में राजा सीवी के उदाहरण देकर के त्याग के लिए प्रेरित किया है कि परोपकार के लिए इन महान लोगों ने जो त्याग किया है वह सदा सदा मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है हमारा जो मनुष्य मंत्र बंधु कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अब हम बोलेंगे मनुष्य मंत्र बंधु, यह कथन जो हमारी कविता में से लिया गया है, इसमें जो कवि हैं, जो मैथिली शरण कवि हैं, वो यह कहना चाहते हैं। इस तरीके से आप इतनी बड़ी एक पूरी 1 से 1.5 लाइन आप इसी में ही लिख सकते हो और इसमें ऐसे लिखोगे तो बढ़िया भी लगेगा टीचर को पढ़ने में और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ये यहाँ पर आता है कि कथन का अर्थ है कि संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, अर्थात मनुष्य मनुष्य के बीच में जाति धर्म क्षेत्र भाषा या रंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं होता। यहाँ मनुष्य के मन में विश्व बंधुत्व की भावना को प्रबल बनाने का प्रयास किया गया है। फिर इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो आता है कि यहाँ पर पर्वत अपने प्रतिबिंब तालाब में क्यों देख रहे हैं। श्रेतु के आने पर पर्वत का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है, उस पर सहस्त्र पुष्प खिले उठते हैं और यहाँ पर पर्वत तो मानो स्वयं को सौंदर्य पर मुग्ध हो गया हो, वह अपने चरणों में बहने वाले तालाब में अपने प्रतिबिंब को निहार रहे हैं, क्योंकि जो तालाब है वो दर्पण की भांति निर्मल एवं पारदर्शी है। तालाब में स्वच्छ जल में पर्वत को स्वयं का प्रतिबिंब दृष्टिगत किया गया है। फिर उसके बाद वह स्वयं को प्रफुल्लित कुसुम को तालाब में निहार कर प्रसन्न हो रहा है। फिर इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा यहाँ पर पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश को का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद में आता है पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है। तो अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रकृति होती है वो पूरी तरीके से चेंज आती है। जैसे कि अभी एक तो आप इस टाइम पर अगर पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको इतनी हरियाली नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप बारिश के टाइम पर जाएंगे इतनी हरियाली होती है, इतना मस्त नज़ारा होता है जिसकी कोई वो मतलब कि जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और अभी कल्पना करोगे तो एकदम से लगेगा कि क्या शानदार सा नज़ारा है वो। ठीक है, अभी उसी के बारे में कहा गया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार जैसे कि अभी इसमें यहाँ पर बोला गया कि क्षण में बादलों का घिरना और वर्षा होना तथा पुण्य वातावरण का साफ स्वच्छ हो जाना, धूप खिलना पर्वतों पर आम घटना है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण मौसम का परिवर्तन वहाँ एक सामान्य क्रिया है जो वर्षा ऋतु में और भी अधिक तीव्रता से होता है। तीव्रता अगर आपको नहीं पता तो इसकी जगह पर आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी हो सकता है। देन फिर इसके बाद आता है कि प्रदेश में जो पावस के आधार पर टूट पड़ा भू पर अंबर, तो इस पंक्ति का आशय क्या है। तो अगर इस पंक्ति का आशय की बात करें तो बादलों द्वारा धरती पर आक्रमण करना अर्थात मूसलाधार बारिश होना है। फिर इसके बाद में पर्वतीय आंचल में अचानक बादलों के घिरने से पर्वत अदृश्य
हो जाते हैं, केवल झरनों का शोर शेष रह गया है और फिर पृथ्वी और आकाश को एक हो गए हैं। और फिर ऐसे में अचानक तेज वर्षा का होना कवि को लगता है कि मानो भू पर अंबर टूट पड़ा हो। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आता है अब इसमें कर चले फिदा। तो इस गीत को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो अब अगर हम बात करें तो कर चले हम फिदा में इस गीत में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा था, भारतीय सीमा में आक्रमण कर दिया था, तब भारतीय सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया था। तो यहाँ पर देखो जो हमारे सैनिक होते हैं ना, तो हमारे जो मतलब कि जो सोल्जर्स होते हैं, हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी है ना, मतलब उसके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सच्ची में दिल से रेस्पेक्ट होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से ही हम लोग इतने अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं कि कोई भी अटैक नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो इनके लिए हम हैं और इसीलिए हमें हमारे देश के ऊपर भी गर्व होना चाहिए और आर्मी के ऊपर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बलिदान दिया था। यदि युद्ध का आधार बना करके चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी, यह फिल्म भारत चीन युद्ध की यथार्थ को मार्मिकता के साथ में दर्शाते हुए उसका परिचय जन सामान्य से करवाती है। इस फिल्म में प्रसिद्ध शायर कैफी आजम ने कर चले हम फिदा नामक देशभक्ति की भावना से अतोप्रित यह मार्ग गीत लिखा है। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि कर चले हम फिदा गीत में कवि ने वीरों के प्राण छोड़ते समय का मार्मिक वर्णन किस प्रकार किया है? तो यहाँ पर अगर बात करें 1962 में भारत में युद्ध में नेफा में ठिठुरने वाली बर्फीली चोटियों में घायल सैनिकों की सांसें निरंतर थमती चली जा रही थी। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, नब्ज रुकती जा रही थी, फिर भी वीर सैनिकों ने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकने नहीं दिया, अपने बागपन को, अपने जोश को कम नहीं होने दिया। मरते दम तक उनका बागपन बना रहा। उनके सिर भले ही कट गए हों पर उनकी भारत माता का मस्तिष्क झुकने नहीं दिया। अपनी शहादत से उन्होंने अपनी धरती को दुल्हन की तरह सजा दिया और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। अब इसके बाद में आता है गिन्नी का सोना जो पाठ है उसमें जो शुद्धता है, मतलब कि जो शुद्ध आदर्श है उसकी तुलना सोने से करेगी और जो व्यवहारिकता है उसकी तुलना तांबे से क्यों की गई है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि शुद्ध आदर्श जो होते हैं वो शुद्ध सोने की तरह शुद्ध होते हैं और पवित्र होते हैं। जिस तरह शुद्ध सोने की कोई मिलावट नहीं होती, उसी प्रकार से शुद्ध आदर्श में भी व्यवहारिकता में मिलावट से रहित होते हैं। और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई है क्योंकि जिस प्रकार शुद्ध सोने में तांबा मिला करके उसे मजबूती दी जाती है, उसे चमक उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार से आदर्शों में व्यवहारिकता मिला करके उसे समाज उपयोगी बनाया जाता है। वैसे ही जैसे तांबे में मिला सोना आभूषण बनाने योग्य होता है, जीवन में केवल आदर्शों से नहीं चलता, जीवन में आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिकता का भी होना आवश्यक है। इससे आदर्शों को समाज में स्थापित करना आसान हो जाता है और समाज को रूप निखर कर आता है। लेकिन किंतु इससे हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवहारिकता की मात्रा अधिक ना हो। देन फिर इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि शहादत अली को अवध में तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या उद्देश्य था? देखो इसमें जो कर्नल था क्या वो सच में ये जो शहादत अली था इसको यहाँ पे बिठाना चाहता था? नहीं, इसके पीछे इसका लालच था। अब देखो ध्यान से सुनो इस बात को। इसमें क्या हुआ था कि जो शहादत अली था, ये शहादत अली का जो बड़ा भाई था उसके कोई बेटा नहीं था। जब उसके कोई भी संतान नहीं थी तो मतलब कि उसके बाद में राज कौन करेगा? यही करने वाला है, ठीक है। तो इसको ये था, लेकिन इसका ये सपना टूट गया, इसका राज करने का सपना था लेकिन ये टूट गया क्योंकि उसके बेटा हो गया। बेटे का नाम था वजीर अली। अब वजीर अली बहुत ही साहसी मतलब कि साहसी योद्धा था। अब उसके बाद में इसने क्या करा कि ऐसे तो हराया नहीं जाएगा, तो इसने सोचा कि मैं अंग्रेजों के साथ में मिलकर के षड्यंत्र तैयार करा इसने। अब जब इसने उनके साथ में मिलकर के षड्यंत्र तैयार करा तो अब उन्होंने इसके साथ में अंग्रेज क्यों मिले? अंग्रेज इसलिए
मिले थे, क्योंकि ये जो था हमारा, ये कौन सा था, मतलब कि वजीर अली था, वो उनका कट्टर दुश्मन था। इसलिए क्या हुआ कि वो इसके साथ में मिलकर के उसको हटाना चाहते थे। जब उसको हटाना चाहते थे तो हटाने से उनको क्या फ़ायदा होता, उनको ये फ़ायदा हुआ कि ये जो शहादत अली था ये उनकी कठपुतली था, जैसा वो बोलते वैसा ही करता था। और इसको जब हटा दिया गया, जब ये नवाब बना, तो इसने क्या करा कि उसने आधा अवध तथा 10 लाख रुपए की कंपनी दे दिए थे उनको। इसी वजह से क्या करा कि इन्होंने इसको गद्दी पर बैठाया था। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कारतूस पाठ के आधार पर बताइए कि जो वजीर अली की विशेषताओं को आप प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने से मतलब ये है कि आपको एक एक पॉइंट करके लिखना है। सबसे पहला है कि यहाँ पर जाबाज योद्धा था। अब वजीर अली जाबाज सिपाही था, वह मौत से नहीं डरता था। कर्नल के खेम में जाकर के उसने कारतूस लगाना और चलते हुए अपने नाम तक बता देना इसकी जाबाजी को दिखाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें नीति निपुण, तो वजीर अली नीति निपुण योद्धा था। अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहता था। वह अफगानिस्तान में बादशाह शाहे अम को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देता था और वह किसी को नेपाल पहुंचाता था और यह अफगानी हमले पर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। फिर इसके बाद में अगर बात करें देशभक्त, वजीर अली देशभक्त, वह हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के प्रयास में जुटा रहा और उसे अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या था हमारे पास में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हरी काका वाला एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हरी काका पाठ के आधार पर किस संदर्भ में आपके मन में अधिक प्रभावित किया और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। अगर बात करें यहाँ पर, यह सत्य है कि हरी काका पाठ में कई संदर्भ में ऐसे हैं जो कि पाठकों के मन को छू लेते हैं, परंतु अपने सगे भाइयों के द्वारा हरी काका पर आक्रमण किया जाता है तो अंश क्रूरता की सीमा को पार कर जाता है। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। यह सच है कि सुख दुख के रिश्ते काम में आते हैं, परंतु यह अत्यंत दुख की बात है कि आज इसके बदलते दौर में रिश्ते स्वार्थ के भावना से हो चुके हैं और फिर उसके बाद में रिश्तेदारों में प्यार बंधुत्व समाप्त हो गया है। इन पुलिस नहीं आती तो वह हरिहर काका की हत्या कर देते और आज रिश्तों से अधिक महत्व धन दौलत का किया जा रहा है। धन दौलत को महत्व ज्यादा होता है आपके रिश्तों से। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें यह है कि महंत जी ने हरिहर काका को एकांत कमरे में बैठ करके क्या समझाया, अपने शब्दों में लिखिए। तो उसने किया क्या था, जो महंत जी था ये अकेले कमरे में गया और उसने समझाया कि ये जो रिश्ते नाते होते हैं ये सारे के सारे स्वार्थ पर टिके होते हैं, सब लालच के होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार का उसने लालच भी दिया कि आप ये ले लो वो ले लो और बहुत सारे हथकंडे अपनाए ताकि जो काका है जो उसकी जमीन है वो ठाकुर वारी को दे दें, लेकिन जो ठाकुर वारी है उसके नाम पर नहीं किया उन्होंने। और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करा, उसने जबरदस्ती उनका अंगूठा ले लिया और फिर इसके बाद में देखो ये है पूरी बात इसमें लिखी हुई। महंत जी ने एकांत कमरे में हरिहर काका को बैठाकर समझाया कि रिश्ते नाते स्वार्थ पर टिके होते हैं। महंत ने हरिहर काका को खूब सेवा करी, खूब आवभगत करी। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर के काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए ताकि वह काका जो है अपनी जमीन ठाकुरवारी के नाम कर दें। और फिर उसके बाद महंत ने काका से कहा कि ठाकुरवारी के नाम जमीन करने से उन्हें पुण्य मिलेगा और वे सीधा स्वर्ग सिधारेंगे और जब तक यह ठाकुरवारी रहेगा, जब तक उनका नाम उससे जुड़ा रहेगा और इसका फल तुम्हें अगले जन्मों तक मिलेगा। और फिर काका ने जबरदस्ती, जो काका थे उनके जबरदस्ती उस पर साइन ले लिए थे। फिर इसी तरीके से आप लोगों के और भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो अगर मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन करा, कुछ क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा और आई होप को आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने पत्र लेखन या फिर विज्ञापन लेखन नहीं देखा है तो एक बार वो जाकर के जरूर से देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।